गुड मॉर्निंग क्लास। वेल, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है हमारी क्लास का। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, फिर हम उसमें जानेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है हमारा आज का। सो जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट होल्ड ऑन। फिर से ये हुआ क्यों नहीं फुल स्क्रीन? ठीक है, तो ये मेरा फुल स्क्रीन है लेकिन अभी दिख नहीं रहा होगा। ओके, नाउ यू कैन सी माई फुल स्क्रीन। अब आपको पूरा मेरा फुल स्क्रीन दिख रहा होगा। सो अवर टॉपिक इज द लास्ट लेसन। आई ऑलरेडी नो कि आप लोगों ने हम लोग ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स क्योंकि आए नहीं थे, दैट्स द रीजन हम इसे फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी वजह से हम इसे दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। सो द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फांसो डॉटे। ठीक है, इसके राइटर कौन थे? अल्फांसो डॉटे। स्क्रीन चेंज, हाँ। तो ये है हमारे, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये हमारे ऑथर है। ही वॉज बोर्न ऑन 13 मई 1840 एंड डाइड ऑन 16 दिसंबर 1897 एट द एज ऑफ 57। अब ऑक्यूपेशन से, व्यवसाय से ये क्या करते थे? नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, प्ले राइट भी थे और पोएट भी थे। लिटरेरी मूवमेंट। अब लिटरेरी मूवमेंट, इनका स्टाइल कैसे था? इनका राइटिंग स्टाइल नेचुरलिज्म की तरह वो दिखाता था, पॉइंट आउट करता था, विच मीन्स a style and theory of representation based on the accurate depiction of detail। मीन्स ये पूरी चीज को बहुत ही डिटेल, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं, क्योंकि हमारी लिटरेरी सेक्शन की एक और क्लास होगी, उधर हम ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए नेचुरलिज्म क्या होता है कि मीन्स डिटेल में जो आसपास की चीजों को होती थी वो उसको बयान करते थे अपनी राइटिंग टेक्निक में, उनकी लिखावट में, उनके राइटिंग स्टाइल में। वी कैन इजिली सी कि जो हमारा ये जो उनका राइटिंग स्टाइल था वो बिल्कुल क्लोज होता था लाइफ के। इसलिए भी नोन किए जाते थे, फेमस फॉर, क्योंकि ये सेंटिमेंटल टेल्स प्रोवाइड करते थे। जब वो लिखते थे वो अपने आसपास के इंसिडेंट्स पे इतने ज्यादा फोकस करते थे कि जो उसकी सेंटिमेंटल वैल्यूज रहती थी या हम इमोशंस रहते थे, वो उससे इंस्पायर्ड होकर लिखते थे। एंड दैट इज द रीजन ही गॉट फेमस। क्योंकि ऐसे बहुत भी कम राइटर्स होते हैं जो अपने आसपास के रियल इंसिडेंट्स को लिखते थे, ये फैंटेसाइज नहीं करते थे, रियल लाइफ स्टोरीज पे लिखते थे। एंड दैट्स द रीजन वो बहुत ही इमोशनल होती थी एंड पीपल गेट इजली कनेक्टेड। लोग उनसे ज्यादा आसानी से जुड़ जाते थे। चलिए, मूविंग ऑन। ये हमारे ऑथर के बारे में हो गया, छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब सेटिंग। सेटिंग क्या होती है? नाउ सिंपल भाषा में ये कहें, सेटिंग किसी भी स्टोरी का कि किस टाइम पीरियड में लिखा गया, यानी उस समय का दौर क्या था, उस समय के लोग कैसे थे, मींस हाउ द पीपल, क्योंकि हर टाइम के जो लोग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इस स्टोरी में किस तरह की सेटिंग थी जान लेते हैं। द प्रेजेंट स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। जब फ्रैंको और पर्शियन का वॉर चल रहा था, उनका युद्ध चल रहा था 1870 से 1871 के बीच में, तब ये लिखा गया था। फ्रांस जो था वो डिफीट हो गया था पर्शिया से, एंड पर्शिया को लीड कर रहा था बिस्मार्क। इन द गाइडेंस ऑफ बिस्मार्क, है ना, वो फ्रांस डिफीट हो गया था। बिस्मार्क ने गाइडेंस करा पर्शिया को, एंड दैट्स द रीजन फ्रांस गॉट डिफीटेड। एट द टाइम ऑफ पर्शिया कंसिस्टेड ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस टाइम जो पर्शिया था वो काफी सारे देशों से मिलकर बना था, जिसमें जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के भी शामिल थे। एंड दैट्स द रीजन पर्शिया वॉज वेरी पावरफुल। तो ये आपकी सेटिंग है। अब थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टोरी का, ये आपके क्वेश्चंस में भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम के, कि व्हाट इज द थीम। सो बेसिकली देयर वर टू इंपॉर्टेंट थीम्स। द फर्स्ट वन इज
Importance of education and the necessity to respect and learn one's own language. यानी एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा, हमारे खुद की लैंग्वेज का, हमें अपनी खुद की जो लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, उसका रिस्पेक्ट करना, उसके बारे में इंपॉर्टेंस जानना। बिकॉज लैंग्वेज इज द पावर ऑफ language is the power of which you can fight with any problem. लैंग्वेज एक ऐसी पावर होती है जिससे कि आप किसी भी प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हैं। सेकंड, जो लैंग्वेज होती है इज अ पार्ट ऑफ यू। लैंग्वेज आपका पार्ट होती है, एंड दैट इज द रीजन हमें अपने जो पार्ट होता है उसे जानने की जरूरत होती है। जो स्टोरी भी रिवॉल्व करती है वो इसी बात पे रिवॉल्व करती है कि वन इज नॉट मीन्स गिविंग इम्पोर्टेंस, ही इज टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। जो एक इंसान है वो अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वो उसे ऐसे ही नजरअंदाज कर रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। जैसे हमारे साथ ही था, हमने अपने अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर को नहीं छोड़ा, एंड दैट इज द रीजन हम ब्रिटिशर्स से जीते। दूसरा एक और है जिसमें लिंग्विस्टिक शोविनिज्म देखा जाता है। नाउ व्हाट इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म? प्राउड ऑफ लैंग्वेज, है ना। वी कैन ऑल सी, मीन्स हर किसी कंट्री को अपनी लैंग्वेज पे बहुत प्राउड होता है, इट्स अ गुड थिंग। बट वो क्या हो जाता है, एक प्राउड किसमें आ जाता है, बहुत ज्यादा जब चला जाता है तो दैट इज कॉल्ड शोविनिज्म, कि मीन्स उसे ज्यादा ही घमंड आ जाता है। ठीक है ना। एंड दैट्स द रीजन ही व्हाट हैपेंस, कि वो दूसरे लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस नहीं देता, उन्हें डिग्रेड करता है, उनको अपने से छोटा समझता है, सिंपल वर्ड्स में कहूं। एंड दिस इज नॉट गुड। We should respect our language and we should also respect other languages, but that doesn't mean कि हम सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस समझे। दैट our language is very great, very powerful, very मीन्स हमारे अंदर जो हमारी जो लैंग्वेज है वही सब कुछ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। बाकी सारी लैंग्वेजेस दे आर नथिंग, इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये हैं दो थीम्स जिसपे हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है, एंड ऑल्सो टू लर्न अवर ओन लैंग्वेज, साथ ही साथ अपनी भाषा सीखना, ना कि दूसरी भाषा पे इन्वॉल्व होते रहना। दूसरा, अपनी भाषा का रिस्पेक्ट करना, दैट बट दैट डजंट मीन कि हम उस पर घमंड करने बैठ जाए। ओके। अब कैरेक्टर्स पे आते हैं। किसी भी स्टोरी के लिए कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, वो कौन था? फ्रांस था। अ स्कूल स्टूडेंट, एक छोटा सा, मतलब स्कूल का ही स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग होते हैं वैसे ही स्कूल स्टूडेंट था वो। नॉर्मल टीनेजर कह सकते हैं हम उसे। एम हैमिल या मिस्टर हैमिल, जो उसके एक फ्रेंच टीचर थे, टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, जो कि फ्रेंच पढ़ाते थे। क्लास को भी हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स में ला सकता है, क्योंकि क्लास ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस स्टोरी में। आई नो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, बट समहाउ इट्स अ कैरेक्टर, क्योंकि हमारी स्टोरी को वो आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इसमें क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स थे और कुछ एल्डरली पीपल्स थे विलेज के। कुछ वृद्ध बुजुर्ग थे, और कुछ अदर्स जो स्टूडेंट्स रहते नॉर्मली वो थे। वॉचर था, ब्लैक स्मिथ था जो कि, हॉल्ड होशर था जो कि एल्डरली विलेज था। सिस्टर थी एम हेमिल की, और स्कूल को भी कह सकते हैं, जो कि एक, क्या कहना चाहिए, एलिमेंट्री स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट एल्सिक इन फ्रांस। अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन, लाइट चली गई है, जस्ट मी रिकनेक्टेड जियो 5 से। आई एम जस्ट पॉजिंग। ओके,
ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया है। नाउ वेयर वर वी, कहाँ थे हम? कैरेक्टर्स के ऊपर थे। जो स्कूल भी था, जो कि डिस्ट्रिक्ट था एल्सेक का, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि सारी चीजें कहाँ पे हो रही थी? उस स्कूल के अंदर हो रही थी। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं। आई नो कैरेक्टर्स को हम ये ज्यादातर ये समझते हैं कि लिविंग पर्सन ही होता है, बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ एक पर्सन ही हो, आपका एनिमल भी रहता है। ठीक है ना? थ्री मैन इन अ बोट जैसे था वो डॉग, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे अपनी नॉवेल्स में। उसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं जो कि मीन्स प्ले करते हैं एक कैरेक्टर का पार्ट। सो लिटरेचर में डजंट मीन कि ओनली लिविंग पीपल को ही कैरेक्टर्स का दर्जा दिए, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स को, इंसिडेंट्स को भी कैरेक्टर्स का दर्जा दिया जा सकता है। अब मूविंग ऑन, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फांसो डॉन्टे नरेट्स अबाउट द ईयर 1870 when the Persian forces under Bismarck attacked and captured France. The French districts of Alsace and Lorraine went into Persian hands. The new Persian ruler discontinued the teaching of French in the schools of these two districts. The French teachers were asked to leave. Now, M. Hamel could no longer stay in his old school. Still, he gave the last lesson to his students with utmost devotion and sincerity as ever. जो लास्ट लेसन था वो किसने लिखा था? ऑलरेडी वी नो, अल्फांसो डॉटे। वो उन्होंने जब नरेट किया था कि किस तरह से पर्शियन फोर्सेस ने बिस्मार्क के लीडरशिप में अटैक किया और कैप्चर कर लिया फ्रांस को, उन्हें अपना बंदी बना लिया। फिर जो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रेंच के, स्पेशली एल्सैक एंड लॉरेन, वो अब पर्शियन के हाथों में आ गया। अब पर्शियन वहां के रूलर हो गए। जो न्यू पर्शियन रूलर्स थे, उन्होंने एक नया रूल निकाला दैट नाउ देयर वाज गोइंग टू बी नो टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। अब वहां पे कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, स्पेशली इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली इन दो डिस्ट्रिक्ट में, विच वाज एल्सेक एंड लॉरेन। यहाँ पे कोई भी अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखेगा। जो फ्रेंच लीव टीचर्स थे, उनसे कहा गया दे हैव टू लीव नाउ। नाउ एम हैमिल could no longer stay in his old school. अब एम हैमिल अपने पुराने स्कूल में तो रह नहीं सकते थे। सो बट स्टिल ही गेव हिज लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स ऑफ एल्सा। फिर भी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को और जो एल्डरली विलेजर्स थे, वृद्ध वो गांव वाले, उन लोगों को एक लास्ट लेसन दिया। और वो ये था कि दैट अपनी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जस्ट होल्ड ऑन, आई एम पॉजिंग। जी सर। ठीक है, सॉरी। हाँ, अपनी लैंग्वेज और का जो इम्पोर्टेंस है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सो ये था। अब one such student of M. Hamel, France, who dreaded French class and M. Hamel's iron rod, came to the school that day thinking he would be punished as he had not learned his lesson on participles. But on reaching school, he found Hamel dressed in his fine Sunday clothes and the old people of the village sitting quietly on the back benches. It was due to an order from Berlin. That was the first day when he realized for the first time that how important French was for him. But it was his last lesson in French. अब जो एक स्टूडेंट था एम हैमिल, जिस मींस जो था एम हैमिल का स्टूडेंट फ्रांस, वो काफी ड्रेडेड था, मींस डरा हुआ था अपनी फ्रेंच क्लास से, एंड स्पेशली किससे? एम हैमिल की आयरन रॉड से, उनके रूलर से वो काफी डरा हुआ था। फ्रांस जो कि स्टूडेंट था, फ्रांस जो कि स्टूडेंट था एम हैमिल का, वो ड्रेडेड था, मींस डरा हुआ था, काफी स्केयर्ड था, फ्राइटेंड था। किससे? अपनी फ्रेंच क्लास से और एम हैमिल की आयरन रॉड से, बिकॉज उसे लग रहा था कि उस दिन वो पनिश किया जाएगा, उसे सजा मिलेगी, बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। उसने अपने पार्टिसिपल्स का लेसन विच वॉज गिवन बाय एम हैमिल, जिसको एम हैमिल ने दिया था, उसे याद नहीं किया था। बट ऑन रीचिंग स्कूल ही फाउंड
हैमर ड्रेस्ड इन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने क्या देखा कि ही वॉज वेयरिंग हिज फाइन संडे क्लोथ्स। उसने अपने संडे क्लोथ्स पहने हुए थे। वी ऑलरेडी डिस्कस कि संडे क्लोथ्स होते क्या। जैसे कि विदेशों में क्या होता है, संडे मोस्टली चर्च का टाइम होता है, और जब लोग चर्च जाते हैं तो वो अपने अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने भी अपने फाइन संडे क्लोथ्स पहने हुए थे, अपना कोट पहना था, अपनी एम्ब्रॉयडरी सिल्क की कैप पहनी थी, फिर शर्ट पहनी थी। तो ये था उनके संडे क्लोथ्स। जो ओल्ड पीपल थे वो भी पीछे बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे, क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप। अब ये किस कारण था? व्हाई वाज इट? इट वाज ड्यू टू एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ये था जो कि ऑर्डर के कारण, जो कि बर्लिन से आया था। अब फर्स्ट डे मीन्स दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन ही रियलाइज, ये पहला दिन था जब उसे रियलाइज्ड हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंच। ना केवल उसके लिए बल्कि ये भी कहना चाहिए फॉर हिज कंट्री। यहाँ पे हम ये बात नहीं कहेंगे कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी केवल उसी के लिए इंपॉर्टेंट थी। फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो पूरे फ्रांस के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अब से वो अपनी मदर टंग को नहीं पढ़ पाएंगे। नाउ दे हैव टू लर्न एंड स्पीक जर्मनी, जो कि किसी और देश की भाषा थी। अब ये हुआ क्यों? उन्होंने ऐसा करा क्यों? देखिए, जैसे कि हम अपनी क्लास में पहले ही डिस्कस कर लिया है कि लैंग्वेज होती क्या, इट्स अ पार्ट ऑफ अस, ये हमारा ही एक हिस्सा होती है। इसी से हमारी पहचान, आइडेंटिटी सामने आती है। ठीक है ना? अगर वी वांट टू डिस्ट्रॉय समवन्स आइडेंटिटी, तो सबसे पहले हमें अटैक करना होता है उसकी लैंग्वेज को और उसके कल्चर को। तो समहाउ जर्मनी चाहता था कि पूरा जो फ्रांस है उसी के तरह हो जाए, ताकि वो प्रोटेस्ट ना करे, बगावत ना करे। एंड दैट इज द रीजन उन लोगों ने ये कहा कि सबसे पहले इनकी लैंग्वेज हटाओ, धीरे धीरे इनका कल्चर का डिस्ट्रॉय कर दो, एंड देन दे वोंट प्रोटेस्ट। एंड ये बात एम हैमल को अच्छे से समझ में आ गई थी। एंड वही ये चीज वो बताना चाहता था अपने स्टूडेंट्स को और विलेज पीपल को। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल एक क्लास थी उनकी, किस तरह से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, किस तरह से एम हैमल है, उनके हाथ में उनका रूलर है। ये क्या चीज दिखा रहा है कि अगर वो अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, है ना, अपनी लैंग्वेज का सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, तो उनका जो एग्जिस्टेंस है खुद का, वो सेफ नहीं रहेगा। ठीक है ना? एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू सेफ गार्ड इट। किस चीज को सेफ गार्ड करने की जरूरत है? उनकी लैंग्वेज, देयर ओन लैंग्वेज, दे नीड टू सेफ गार्ड, उसकी रक्षा करने की उन्हें ही है। अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम दूसरी लैंग्वेजेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन हम अपनी ही लैंग्वेज को भूल जाते हैं। In some cases, I found if you don't speak English, means the people think you are not literate. You are an illiterate person. अगर आप अब इंग्लिश नहीं बोलते हो तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप गवार हो। That is not true. It's just a language. That is also a secondary language, just to communicate with the world. ये एक जो इंग्लिश है is just a secondary language, और वो भी किसी दूसरे देश की, ताकि हम दुनिया से मीन्स कांटेक्ट कर पाए। बट दैट डजंट मीन कि हम अपनी हिंदी को भूल जाए। ठीक है ना? इन द सेम वे स्टोरी में भी ये चीज को मीन्स पॉइंट आउट करने का कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि जो खुद की लैंग्वेज होती है उसको लेकर लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, बट समटाइम्स दे कैरिड अवे आउट, मीन्स वो बहक जाते हैं। कैसे? वो हम आगे जानेंगे। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। देखिए, इसमें एम हैमिल है, स्टिक है, स्टूडेंट्स आपस में किस तरह से हल्ला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे स्टूडियस होके पढ़ रहे हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं, कुछ अपनी मस्ती में। सो ये नॉर्मल क्लास का सीन आपको दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इस सीन को देखकर 1 पेज आपको लिखना है, एक स्टोरी लिखनी है। आप ये सीन देख लीजिए, ये आपका असाइनमेंट भी है, दैट यू हैव टू राइट अ स्टोरी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
विवे ले फ्रांस, व्हाट डज इट मीन? विवे ले फ्रांस, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, है ना, फ्रेंच में लिखा गया था। किसने लिखा था? एम हेमन ने लिखा था ब्लैक बोर्ड में, स्टोरी के लास्ट में, स्टोरी के अंत में, जिसका मीन क्या था? लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तान अमर रहे, उसी तरह से लॉन्ग लिव फ्रांस। अब इससे उनका मतलब क्या था? he was showing that how emotional he was connected to his language, कितने इमोशनली वो अपनी लैंग्वेज से कनेक्टेड थे, ठीक है ना। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, और दूसरा, he was showing his patriotism, वो अपनी देशभक्ति भी दिखा रहे थे, अपनी रिस्पेक्ट भी दिखा रहे थे अपनी कंट्री की तरफ और अपनी लैंग्वेज की तरफ। देखिए, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान अमर है, हम क्या दिखा रहे होते हैं? हम दिखा रहे होते हैं अपना कंट्री लव, दिखा रहे होते हैं अपना देश प्रेम, दिखा रहे होते हैं दैट हाउ मच वी लव आवर कंट्री, हाउ मच वी रिस्पेक्ट इट। इन द सेम मैनर एम हैमल भी इस चीज को शो कर रहे थे। ही वॉज शोइंग हिज रिस्पेक्ट एंड पेट्रियोटिक लव फॉर हिज कंट्री एंड इट्स लैंग्वेज, अपनी कंट्री की तरफ और अपने लैंग्वेज की तरफ। चलिए, अब हम पॉइंट वाइज थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? फ्रांस इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज नॉट लर्नड पार्टिसिपल्स। जो सबसे पहला स्टोरी का पॉइंट आउट होता है वो क्या होता है कि फ्रांस काफी डरा हुआ था बिकॉज उसने पार्टिसिपल्स याद नहीं किया। सेकेंड, उसके बाद क्या होता है? He wants to enjoy the beauty of nature, the bright sunshine, the birds chirping in the woods, Persian soldiers drilling, but resisted. फिर उसने क्या देखा? ब्यूटी ऑफ नेचर उसको अट्रैक्ट कर रही थी। हमारे साथ भी ये होता है, कई बार हमारा स्कूल जाने का मन नहीं होता तो हम अपने आसपास का देखते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह का एटमॉस्फेयर है। इट ट्राइज टू कैप्चर अस, वो हमें पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे कि ब्राइट सनशाइन डे था, बर्ड्स चिपरिंग कर रहे थे। चिपरिंग माने चहकना, पक्षी जब चहकते हैं, दैट इज कॉल्ड चिपरिंग। वुड्स में, वुड्स माने यहाँ पे लकड़ियां नहीं होता, वुड्स का एक और मीनिंग होता है जंगल, फॉरेस्ट। जब हम ये कहते हैं ही लॉस्ट इन द वुड्स, मतलब वो जंगल में खो गया। तो बर्ड जंगलों में चहक रही थी। पर्शियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल मतलब होता है मार्चिंग करना, जब सोल्जर्स मार्च करते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्रिलिंग। लेकिन उसने रेजिस्ट किया, उसने नजरअंदाज किया, उसको दरकिनारे किया। On reaching school, France notices unusual silence. Villagers occupied the last benches. Teachers well dressed. Everybody looked sad. जब वो स्कूल पहुंचता है तो क्या देखता है? एक अनयूजुअल साइलेंस देखता है। अनयूजुअल मतलब अजीबो गरीब चुप्पी देखता है। विलेजर्स ने लास्ट बेंचेस को ऑक्यूपाई कर रखा होता है। टीचर उनका काफी अच्छे से तैयार होता है और सभी लोग क्या दिख रहे होते हैं? सैड, ब्लूमी, ठीक है ना। नाउ एम हैमल अनाउंसेस टुडे इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। वो ये अनाउंस करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है। फ्रांस regrets and realizes why he had not taken his lesson seriously. फ्रांस को क्या होता है? फ्रांस को रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, और रियलाइज होता है कि उसने अपने लेसन को सीरियसली नहीं लिया। अंडरस्टैंडिंग द रीजन वाई द टीचर इज वेल ड्रेस्ड एंड विलेजर्स सिटिंग एट द बैक, वो ये समझने की कोशिश करता है कि क्यों उसके टीचर अब अच्छे से सजा हुआ है और विलेजर्स क्यों बैठे। अब वो उससे समझ में आने लगता है। दे वर शोइंग देयर ग्रैटिट्यूड, है ना, वो अपना आभार प्रकट करना चाह रहे थे विलेजर्स, बिकॉज ही सर्व फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। उन्होंने सर्विसेज दी थी अपनी ऑलमोस्ट 40 ईयर्स की। एम हैमर realized that all three, he himself, the children, and the parents, are to be blamed for losing respect and regards for the mother tongue. अब एम हैमल रियलाइज करते हैं, ठीक है ना, ऑल थ्री, यहाँ पे ऑल थ्री कौन है? ही हिमसेल्फ यानी वो खुद, बच्चे, और जो पेरेंट्स है, कि उनको ब्लेम करता है, उनको देश करता है कि उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करी अपनी अदर लैंग्वेज को, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को। उन सभी तीनों जन को करता है। नाउ कैसे? नाउ लिसन व्हाट हैपेंस। जो पेरेंट्स थे, दे सेंड देयर किड्स टू फार्म, मिल, है ना, टू अर्न मनी। वो अपने बच्चों को भेज देते थे पैसे कमाने के लिए। एंड
उन्हें स्कूल नहीं जाने देते थे। चिल्ड्रन वर ऑल्सो टेकिंग थिंग्स स्लाइटली, चिल्ड्रन भी जो थे, बच्चे भी थे, चीजों को हल्के में ले रहे थे। वो नहीं चाह मीन्स कि अभी टाइम है। वो किस पे बिलीव करते थे, ये हमने क्लास में डिस्कस भी करा है। टुमारोज लर्निंग, कल सीखने पर, कि हम कल सीखेंगे। एम हैमल भी ये थे, जब उनका मन करता था, वेन एवर ही फील्स, ही यूज टू गिव हॉलीडेज, वो हॉलीडे दे देते थे, स्पेशली व्हेन ही यूज टू गो फॉर फिशिंग, जब वो फिशिंग के लिए जाते थे, मछली पकड़ने के लिए जाते थे, तो वो अपने स्टूडेंट्स को छुट्टी दे देते थे। अब जब स्टोरी एंड होती है तब वो क्या कहते हैं, हेमल सेज दैट, मींस क्या कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है सबसे ब्यूटीफुल, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है वर्ल्ड की। Always keep close the mother tongue to your heart as it is a key to the prison of slavery. लास्ट में उन्होंने ये कहा था, ऑलवेज कीप क्लोज द मदर टंग टू योर हार्ट, यानी अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा जो मीन्स आपकी मातृभाषा है, उसको अपने दिल के करीब रखो, क्योंकि यही चाबी है किसी मतलब गुलामी की। इट इज अ की, ये चाबी है, टू द प्रिजन, जेल, गुलामी की जेल की। फिर से समझते हैं। ऑलवेज कीप क्लोज द मदर टंग टू योर हार्ट एज इट इज अ की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। हमेशा अपनी मातृभाषा को अपने दिल के करीब रखो, क्योंकि किसी भी गुलामी की कैद की ये चाबी है। चाबी कौन है, हमारी मदर टंग। बिकॉज इसी के से वी कैन एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, है ना, वी कैन स्पीक फॉर अवर सेल्फ, हम इसी से अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं, अपने बारे में कह सकते हैं। इन द लास्ट वो क्या कहते हैं, हैमल बिकम्स इमोशनल एंड राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो क्या लिखते हैं, विवे ले फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। फ्रांस को याद आता है अपना लास्ट लेसन, ठीक है ना, मीन्स वो अब रिमेम्बर कर लेता है, याद आ जाता है उसे कि अपना लास्ट लेसन उसे अच्छे से अब समझ में आ जाता है। अब मूविंग ऑन, इस साल जो आपके रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स के अलावा ऑब्जेक्टिव्स भी रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स होंगे कैसे, कुछ इस तरीके से, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, बट एक पैसेज आप ही की बुक का रहता है, एंड उसी से रिलेटेबल इस तरह से एक क्वेश्चन बना दिया जाता है और उसके कुछ ऑप्शंस बना दिए जाते हैं। अब when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ है, why was there a huge crowd in front of the bulletin board? क्यों ह्यूज क्राउड, ह्यूज क्राउड मतलब एक क्राउड माने भीड़, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ क्यों थी बुलेटिन बोर्ड के सामने, ये आपके ऑप्शंस है। तो इसी पे रहेंगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, इसी से रिलेटेबल रहेगी कि किस तरह से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। कुछ फिर क्वेश्चन एक और है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर, क्यों बुलेटिन बोर्ड फेमस था, व्हाट डज द वर्ड ड्राफ्ट मीन्स है, यहाँ पे ड्राफ्ट का क्या मतलब है। तो अब यहाँ पे हमें ये दिखना है कि हर चीज, एक क्वेश्चन आपका ये आ गया, अब उसी से रिलेटेबल उन्होंने ये 3 क्वेश्चंस, वो 3-4 क्वेश्चंस क्रिएट कर देगा। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इस पर भी बेस्ड रहेगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पर, जो कि मैं पीडीएफ में आपको सेंड भी कर दूंगा और थोड़ा बहुत हम डिस्कस भी कर लेंगे बाय वीडियो। इसी तरीके से एक और ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस तरीके से आपके आएंगे, ये वैसे शॉर्ट आंसर मींस आंसर टाइप्स के हैं, जो आपका हम ये कह सकते हैं एक असाइनमेंट भी है, तो इन्हें प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ में पीपीटी की भेज ही दूंगा, तो आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या था, मींस हमने ज्यादा डिटेल पे इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमने अपनी पहली जो अपनी अप्रैल की क्लास में थे इसको डिस्कस कर लिया, लेकिन ये क्लास उन लोगों के लिए थी, कुछ स्टूडेंट्स के लिए
जो कि अप्रैल में बिकॉज ऑफ सम रीजन वो प्रेजेंट नहीं थे। ओके, अब मैं एस्केप कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने अब अपनी स्क्रीन को बंद कर दिया है। ये वीडियो मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, एंड ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यूट्यूब में भी रहेगा, तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट्स की। मैंने आपको कल एक असाइनमेंट ऑलरेडी भेज दिया था, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती का। सो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज रहा हूँ, मीन्स उसकी पीडीएफ बनाकर। उसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर्स तो है प्लस उसका हिंदी भी है। अब क्योंकि मैंने हिंदी गूगल ट्रांसलेटर से किया है, तो हो सकता है का के की का थोड़ा सा इशू रह सकता है, बट लेकिन आप उसे पढ़ेंगे उसकी हिंदी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा अगर कुछ डाउट हो समझ लीजिएगा। वैसे जिन लोगों ने क्लास मीन्स अप्रैल की नहीं अटेंड करी है, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में अलग से बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।